नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम रीतिकाल के संबंध में आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन को देखने वाले हैं और रीतिकाल के जो भी रचनाकार हैं उनको और उनकी रचनाओं को और रचनाओं के वर्ण विषय को देखेंगे। इसके अलावा हम रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे, कवियों की जो पंक्तियां हैं। तो ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इन कथन को मैंने अलग-अलग बुक से जुटाया है। मैंने बच्चन सिंह को पढ़ा, उनमें से महत्वपूर्ण कथन उठाए और हजारी प्रसाद द्विवेदी को, शुक्ल जी को, जहाँ से भी मुझे अच्छे कथन मिले परीक्षाओं में पूछे जाने लायक या परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उन कथनों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। यानी कि ये क्लास पूरी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास को बनाने में मैंने बहुत ही मेहनत की है, तो आप इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला कथन। पहला कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रीतिकाल के संबंध में ये कथन है। ये कहते हैं कि इस समय आर्थिक दृष्टि से समाज में स्पष्ट रूप से दो श्रेणियां हो गई। एक तो उत्पादक वर्ग, जिसमें प्रधान रूप से किसान और किसानी से संबंध रखने वाली जातियां जैसे बढ़ई, लोहार, कहार, जुल्हा इत्यादि थीं। कहार यानी कि कुम्हार होता है। और दूसरा वर्ग था भोक्ता वर्ग या भोक्तृत्व का मददगार। भोक्ता वर्ग में आता था राजा, रईस, नवाब इत्यादि। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बच्चन सिंह कहते हैं कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। श्याम सुंदर दास का कथन देखते हैं। ये कहते हैं कि राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादृत होने के कारण रीतकाल की कविता श्रृंगार रसमयी हो गई है और अन्य प्रकार की कविताएं उसके सामने दब सी गई हैं। एक और कथन देख लेते हैं रामकुमार वर्मा का। ये सभी कथन इम्पॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स में इसको ज़रूर नोट करिएगा। क्लास को रोक करके और फिर अपने नोट्स बनाइएगा। बिना लिखे काम नहीं चल सकता है। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती है। सही बात बताएं तो पीडीएफ जो है आप लोगों के फ़ोन में ही रह जाएगा। हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगी, लेकिन आप इसे नोट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला कथन है रामकुमार वर्मा का। कहते हैं कि इस काल को कलाकाल नाम देना समीचीन ज्ञात होता है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियां, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं कि उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास से दृष्टिगत होता है। एक नज़र में देखने से यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लगता है, लेकिन है रामकुमार वर्मा का, इसलिए यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। एक और कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का देखते हैं। ये कहते हैं कि हाल की प्राकृत भाषा में लिखी हुई, हाल एक कवि हैं संस्कृत के प्राकृत के, तो प्राकृत भाषा में लिखी हुई गाथा सप्तशती और गोवर्धन की संस्कृत भाषा में लिखी हुई आर्य सप्तशती के प्रत्येक पद में किसी न किसी नायक या नायिका का उदाहरण खोजा जा सकता है और खोजा गया है, परंतु इन पुस्तकों को कोई रीति ग्रंथ नहीं कहता। आगे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचना संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ है, और जिस काव्य की रचना इन नियमों से आबद्ध हो वह रीति काव्य है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। आगे कथन देखिए रामचंद्र शुक्ल जी का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है यह। केशवदास जी के लिए कहते हैं कि केशवदास जी के काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इनमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल जी पुनः कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। यह श्रीपति की प्रशंसा में कहते हैं कि काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है, उससे उनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। दास जी तो इनके बहुत ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में रख ली हैं। केशवदास का एक कथन देखते हैं।
काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु और अलंकार रहित काव्य नग्न अर्थात और अर्थ रहित काव्य मृतक के समान होता है। इस कथन को एक बार फिर से देखेंगे। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर होता है, छंद दोष से युक्त काव्य पंगु होता है, अलंकार रहित काव्य नग्न होता है और अर्थ रहित काव्य मृतक के समान होता है। यह केशव दास जी का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला कथन है देव का शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। यह देव कवि का कथन है। देव कवि का यहाँ पर एक और कथन है, इंपॉर्टेंट है यह। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद है। यह इंपॉर्टेंट कथन है। डॉक्टर गेयर्सन कहते हैं कि मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। बिहारी सतसई की प्रशंसा में इन्होंने यह कथन कहा है। शुक्ल जी का कथन है अगला कथन, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता कि वह कितनी रचनाएं लिखता है, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है और पिछली परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा, ठीक है। एक और कथन देखते हैं। भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के भाई थे। इनका जन्म काल संवत 1670 है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी और तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक वासुदेव सिंह का कथन है, इंपॉर्टेंट लगा मुझे। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। एक और कथन देखिए, ये सभी कथन इंपॉर्टेंट है। क्लास को बीच से छोड़ के आपको नहीं जाना है, पूरी क्लास देखनी है क्योंकि परीक्षा आपकी नज़दीक है। आप जितने भी रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और कथन है शुक्ल जी का, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है सुखदेव मिश्र के लिए। यह कथन देकर पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के बारे में है। सुखदेव मिश्र के लिए इन्होंने कहा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण किसी कवि ने नहीं किया। एक कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। एक डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, देख लेते हैं इसको। उनके यानी आलम द्वारा वर्णित प्रेम चेष्टा प्रधान बाह्य नहीं है, अनुभूति प्रधान आंतरिक है, इसलिए उनकी शैली मार्मिक है, उसमें अभिलाषा और वेदना की प्रधानता है, इसलिए वह फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुका हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है, इम्पॉर्टेंट है। इस कथन को देकर पूछा जा सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने यह किसके लिए कहा है, तो आलम के लिए कहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इन्होंने आलम के लिए कहा है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का एक कथन देखते हैं। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है ये किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है यह कथन, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा। बच्चन सिंह का एक कथन देखते हैं। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। घनानंद को प्रेम की यातना का कवि किसने कहा, यह प्रश्न बन सकता है, बच्चन सिंह है। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में। आवेग की अप्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता की प्रलयकारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। बच्चन सिंह का यह कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घनानंद के संबंध में ये कहते हैं। अब देखते हैं केशवदास के संबंध में आलोचकों के कथन, क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तक हैं आचार्य केशवदास, तो उनके कथन देखना तो बनता है अलग से, ठीक है। केशवदास के संबंध में आलोचकों के कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कवि को जिस प्रकार संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला था, ठीक है। वहीं शुक्ल जी कहते थे कि केशव को कवि हृदय मिला ही नहीं था।
बच्चन सिंह कहते हैं कि केशव संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। ठीक है, केशव को संस्कृत का क्लासिक पंडित किसने कहा? बच्चन सिंह ने। शुक्ल जी कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि केशव केवल उक्ति व्यक्तिचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। यह छोटा सा कथन इतना ही देकर पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। आगे देखते हैं, जीवन के नाना गंभीर एवं मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास किस प्रकार की रचना के उपयुक्त थे, और ऑप्शन में हो जाएगा मुक्तक रचना, प्रबंध रचना, महाकाव्य। इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति थी और न ही शक्ति। एक और कथन शुक्ल जी का देखते हैं इनके बारे में, केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। एक कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, कहते हैं कि रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। तो रीति काल का प्रवर्तन भक्ति काल में किसने माना है? केशवदास जी के द्वारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अब देखेंगे प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ये जो ग्राफ है ये ऐसा है कि इसको मैं बड़ा नहीं कर सकती, ज़्यादा बड़ा करूँगी तो कट जाएगा। आपके फ़ोन में जूम करने का ऑप्शन होगा, आप वहाँ से जूम करके इसको देख सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि एक ही ग्राफ में हम रचनाकार भी देख रहे हैं, उनकी रचनाएं भी देख रहे हैं और रचनाओं के संबंध में कुछ तथ्य भी देख रहे हैं, तो अलग अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे ही देखना पड़ेगा। आशा है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। प्रमुख रीतिबद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं देख रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कृपाराम को। मैं बोलती भी जा रही हूँ तो आपको अंदाजा हो जाएगा अगर साफ नहीं दिखेगा तो। हालांकि आप क्वालिटी अपनी तेज बढ़ा लीजिएगा, 360 पे कर लीजिएगा। रचना है कृपाराम की हित तरंगणी, समय है 1541 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें रस निरूपण किया गया है और नायिका भेद विवेचन किया गया है। बात करते हैं केशव दास की। इनका समय है 1555 से 1617 ईस्वी। इनकी रचना कवि प्रिया और इसका समय है 1591 ईस्वी। क्या है इसमें? यह एक मुक्तक काव्य है। इसमें 16 प्रभाव हैं। प्रभाव यानी कि प्रकाश या खंड। श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है और नायिका भेद वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें 13 प्रकाश श्रृंगार रस के हैं, 14वें प्रकाश में अन्य रसों के बारे में बताया गया है, 15वें में वृत्तियों और 16वें में काव्य दोषों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ से जूम कर देती हूँ क्योंकि हम केशवदास की रचनाओं को देख रहे हैं। तो ये अब देखते हैं कवि प्रिया के बारे में। कवि प्रिया का समय है 1601 ईस्वी। क्या है यह एक मुक्तक काव्य है। 18 काव्य दोष, कवि भेद, कवि रीति, रस, 12 मासा एवं अलंकार वर्णन इसमें दिखाया गया है 16 प्रकाशों में। रामचंद्रिका की बात करें 1601 में है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। छंदों का अजायब घर इसे कहा जाता है। रचना है रतन बावनी 1607 ईस्वी में। यह एक प्रबंध काव्य है और इसमें 53 छंद है। वीर गीत की संज्ञा प्राप्त रचना यह है, इसे वीर गीत भी कहा जाता है। अकबर एवं ओरछा के राजकुमार रत्नसेन के मध्य युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि केशवदास की किस रचना में ओरछा के राजकुमार रत्नसेन के मध्य और अकबर और ओरछा के राजकुमार रत्नसेन के मध्य युद्ध का वर्णन है? रतन बावनी में। अगली रचना है वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में है। इसमें 33 प्रकाश हैं और यह आश्रयदाता वीर सिंह देव के चरित्र पर केंद्रित प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली में रचित है। विज्ञान गीता की बात कर लेते हैं। 1610 ईस्वी में है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें 21 प्रभाव हैं, यानी कि सर्गों को प्रभाव कहा गया है। यह कृष्ण मिश्र के प्रसिद्ध नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। केशवदास की वैराग्य एवं ज्ञान प्रवृत्ति से उत्पन्न यह ग्रंथ है। बात करें जहांगीर जस चंद्रिका की, जिसका समय है 1612 ईस्वी। यह जहांगीर दरबार का वर्णन एवं जहांगीर की प्रशस्ति में लिखा गया है। ओरछा नरेश,
वीर सिंह एवं जहांगीर के संबंधों का चित्रण इसमें किया गया है। यह एक प्रबंध काव्य है। नक्सिक की बात करें तो राधा के विभिन्न अंगों का परंपरागत उपमानों के माध्यम से वर्णन किया गया है। छंदमाला की बात करें तो छंदों का वर्णन है, यह 2 भागों में विभक्त है। 26 छंद इसमें देखने को मिलता है। 12 मासा में 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं चिंतामणि की रचनाओं को। तो यहाँ से मैं जूम कर देती हूँ। चिंतामणि का समय है 1609 ईस्वी से 1685 ईस्वी। सबसे पहली रचना चिंतामणि की हम देख रहे हैं कवि कुल कल्पतरु। समय है इसका 1650 ईस्वी। यह एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकरण हैं और 1133 पद्य हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो लक्षण दोहा सोठा छंद में है तथा उदाहरण कवित्त सवय छंद में है। काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य स्वरूप, अलंकार, गुण दोष आदि का विवेचन इसमें देखने को मिलता है और इसमें मम्मट के काव्य प्रकाश का अनुसरण किया गया है। बात करें रसविलास की, यह भानुदत्त की रसमंजरी का अनुवाद है। श्रृंगार मंजरी समय है 1653 ईस्वी के लगभग और इसमें नायक नायिका का भेद ग्रंथ है। यह भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित है और संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी जो कि आंध्र भाषा के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। ठीक है। संत अकबर शाह की रचना है श्रृंगार मंजरी जो कि भानुदत्त की रसमंजरी का संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद है। आगे देखते हैं छंद विचार जो कि प्राकृत पेंगलम एवं वृत्त रत्नाकर के आधार पर छंद शास्त्र नियमों का वर्णन इसमें किया गया है और कृष्ण के चरित्र का वर्णन भी मिलता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कवित्त विचार, रामायण, कृष्ण चरित जो कि एक प्रबंध काव्य है, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और रामाश्वमेध। ठीक है। अब देखते हैं मतीराम जिनका समय है 1617 ईस्वी और इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं रसराज जिसका समय है 1663 ईस्वी के आसपास। क्या है इसमें? इसमें श्रृंगार रस निरूपण है और नायक नायिका भेद का विवेचन है। ललित ललाम जो कि 1659 से 1688 के बीच इसका समय है। अलंकार निरूपण ग्रंथ है। 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित यह ग्रंथ है। कितने छंद हैं? ललित ललाम में 401 छंद हैं। किसके आश्रय में रहकर लिखी गई है? बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहकर लिखी गई है। किसका निरूपण किया गया है? अलंकार का, रस का, छंद का। तो इसमें अलंकार का निरूपण किया गया है। सतसई इनकी रचना है एक 1681 ईस्वी में। बिहारी सतसई की परंपरा का श्रृंगार ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका समय है 1690 ईस्वी। अलंकार विवेचन देखने को मिलता है। बात करें वृत्त कौमुदी, इनकी रचना 1701 में है। छंद निरूपण ग्रंथ है। इसका अन्य नाम छंदसार पिंगल या छंदसार संग्रह है और इसमें 5 प्रकाश हैं। फूल मंजरी की बात कर लेते हैं तो प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन है। कुल 60 दोहे हैं। विश्वनाथ प्रसाद सिंह और बच्चन सिंह के अनुसार ये दोनों रचनाएं किन्हीं अन्य मतीराम की हैं। कौन कौन रचनाएं? वृत्त कौमुदी और फूल मंजरी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भूषण को। भूषण का समय है 1613 ईस्वी से 1715 ईस्वी। ठीक है। सबसे पहले इनकी रचना देखेंगे हम शिवराज भूषण। शिवराज भूषण का समय है 1673 ईस्वी। शिवाजी की प्रशंसा एवं अलंकार निरूपण ग्रंथ है। 105 अलंकारों का विवेचन है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का विवेचन है तो 105 अलंकारों का। भूषण ने अलंकार विवेचन में जयदेव के चंद्रालोक और मतीराम के ललित ललाम का अनुसरण किया है। शिवराज भूषण 382 छंदों वाला एक विशाल काय ग्रंथ है जिसमें भूषण ने शिवाजी के जन्म से लेकर हिंदू पादशाही की स्थापना तक की शिवाजी के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं का ओजस्वी भाषा में चित्रण किया है। शिवराज भूषण में 382 छंद हैं।
कितने अलंकार है? 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। लक्षण दोहा छंद में और उदाहरण कवित्त सवैया छप्पे में है। सभी उदाहरण शिवाजी की प्रशस्ति विषयक हैं। प्रारंभ में शक्ति, गणेश और सूर्य की वंदना की गई है। यह हम पिछली क्लास में भी देखे थे। शिवा बावनी देखते हैं। शिवाजी की प्रशंसा में 52 कवित्त छंद इसमें हैं। छत्रसाल दशक की बात करें तो राजा छत्रसाल की प्रशस्ति में 10 कवित्त हैं। अन्य रचनाओं में भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बात करते हैं कुलपति मिश्र की। इनकी रचना है रस रहस्य, जिसका समय है 1670 ईस्वी। क्या है इसमें? यह एक सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। 8 वृत्तांत तथा 652 पद इसमें देखने को मिलते हैं और यह मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशवदास की रसिक प्रिया के आधार पर लिखा गया है। और एक इनकी रचना है संग्राम सार, जो कि महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी रचना महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। इनकी अन्य रचनाएं हैं द्रोण पर्व, नखशिख, युक्ति तरंगिनी और दुर्गा भक्ति चंद्रिका। तो ये थे कुलपति मिश्र। आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देव को देख लेते हैं। देव का समय है 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी और इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं भाव विलास को। भाव विलास का समय है 1689 ईस्वी। इसमें क्या है? इसमें रस अलंकार नायक नायिका भेद निरूपण ग्रंथ है। यह निरूपण में भानुदत्त की रसमंजरी और भामा के काव्य अलंकार दंडी के काव्य दर्श का आश्रय लिया गया है। अष्टयाम की रचना की बात कर लेते हैं। इसका समय 1689 ईस्वी अनुमानतः है और इसमें नायक नायिकाओं के 8 प्रहर के विलास का वर्णन है। जाति विलास की बात करें, समय है 1723 ईस्वी। विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन इसमें देखने को मिलता है। प्रेम चंद्रिका इनकी एक रचना है 1733 ईस्वी में। प्रेम के महात्म्य को स्थापित करते हुए विषय वासना का तिरस्कार दर्शाया गया है। इसमें 4 प्रकाश हैं। शब्द रसायन की बात करें, जो कि 1743 ईस्वी में है और इसका अन्य नाम काव्य रसायन भी है। इसमें काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। अगली रचना है सुख सागर तरंग। समय है 1767 ईस्वी। यह श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। कवित्त सवैयों का संग्रह है। इसके अलावा इनकी रचना है राग रत्नाकर। देवचरित महत्वपूर्ण है। कृष्ण के जीवन पर आधारित एक प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध अनुवाद है। इसके अलावा देव शतक और वैराग्य शतक इनकी रचनाएं हैं। देव शतक या वैराग्य शतक में अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। संसार की निस्सारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन किया गया है और इसके अंतर्गत 4 पृथक 25 हैं। ठीक है। देव की अन्य रचनाएं हैं वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, सुमिल विनोद, नक्षिक प्रेम दर्शन, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, प्रेम दीपिका, राधिका विलास और नीति शतक। इन सभी को नोट कर लीजिएगा। देव की सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अब देखते हैं भिखारी दास को। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं भिखारी दास। इनकी एक रचना है शब्द नाम प्रकाश कोश। समय है 1738 ईस्वी। कोश ग्रंथ है। एक रचना है इनकी रस सारांश। 1742 ईस्वी में है। रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है। रस के भेदों उपभेदों का वर्णन किया गया है। छंदाड़ो पिंगल है 1742 ईस्वी में। इसमें भी छंद विवेचन संबंधी यह ग्रंथ है और हिंदी में पहली बार इतने विस्तार से छंदों का विवेचन इसी ग्रंथ में देखने को मिलता है। काव्य निर्णय की बात करें 1746 ईस्वी में है। यह भी एक सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, जयदेव, केशव, चिंतामणि आदि का आश्रय लेकर काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग, तुक, गुण दोष आदि का विवेचन किया गया है। बात करें इनकी रचना श्रृंगार निर्णय की, जो कि 1750 ईस्वी में है। यह नायक नायिका भेद के विवेचन से संबंधित है। शतरंज शतिका पूछी जा चुकी है परीक्षा में। 1725 से 60 के बीच इसका समय माना जाता है। शतरंज के खेल से संबंधित है।
विष्णु पुराण भाषा 1725 से 1760 के बीच इसका समय है। विष्णु पुराण का अनुवाद है दोहा चौपाई में। इसके अलावा अमर प्रकाश कोश है, संस्कृत के अमर कोश का पद्यबद्ध अनुवाद है। रसलेन की बात कर लेते हैं। रसलेन का समय है 1699 से 1750 ईस्वी। इनकी रचना जो है वह है अंग दर्पण। यह परीक्षाओं में दोनों पूछी जाती है, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण का समय है 1737 ईस्वी। इसमें नख सिक का वर्णन मिलता है, 180 दोहे इसमें हैं। रस प्रबोध की बात करें तो 1741 में है। इसमें रस विवेचन किया गया है, 1117 दोहे हैं। विशेषतः श्रृंगार रस और नायिका भेद का विवेचन भी इसमें देखने को मिलता है। रीतिकालीन सभी ग्रंथों में हम देखते हैं कि काव्य विवेचन, नायक नायिका विवेचन, रीति श्रृंगार इत्यादि ही ग्रंथ ज्यादातर देखने को मिलते हैं। देखते हैं पद्माकर को, इनसे भी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। समय है 1753 से 1833 ईस्वी। इनकी रचना है हिम्मत बहादुर बिरुदावली। वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है और इसमें 211 छंद हैं। हिम्मत बहादुर यानी कि अनूप गिरी के पराक्रम का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। एक और रचना है इनकी पद्माभरण, 1810 ईस्वी इसका समय है। इसमें अलंकार विवेचन किया गया है, 2 प्रकरण हैं और 344 दोहा चौपाई छंद हैं। जगत विनोद इनकी रचना है 1810 में ही। नवरस निरूपण लक्षण ग्रंथ है, 6 प्रकरण इसमें हैं और 731 छंद हैं। यहाँ पर संख्याओं को आप लोग याद रखिएगा, किस रचना में कितनी संख्याओं में छंद हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, तो इससे परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। श्रृंगार रस का विस्तृत विवेचन किया गया है जगत विनोद में। आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किस ग्रंथ को कहा है, तो वो है जगत विनोद। गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यबद्ध अनुवाद है। इसके अलावा प्रबोध 50 इनकी रचना है, पूछी जाती है परीक्षाओं में। भक्ति एवं वैराग्य से संबंधित यह ग्रंथ है। प्रताप सिंह बिरुदावली है, 117 छंदों में रचित एक प्रबंध काव्य है और राजा प्रताप सिंह की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। बात करते हैं ग्वाल कवि की, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। समय है इनका 1791 से 1868 ईस्वी। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना है यमुना लहरी, यमुना की स्तुति में है। नवरस एवं सट ऋतु का समावेश किया गया है। इसके अलावा हमीर हट पूछी जाती है, 1824 ईस्वी में है। वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है, राजा हमीर के शौर्य का वर्णन देखने को मिलता है। साहित्यानंद की बात करें, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, 2443 छंद है इसमें, 597 गद्य टीकाओं और 382 मानचित्रों से परिपूर्ण ये विशाल ग्रंथ हैं। इसके अलावा भक्त भावन 1862 पूछी जाती है। 1860 से पूर्व की भक्ति, श्रृंगार एवं नीति संबंधित ग्वाल की रचनाओं का यह संग्रह है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं हैं रसरंग, कृष्णजू को नक्सिक, दूसर दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, नेह निर्वाण, बंसी बिशा, कुब्जा पटक, सत ऋतुवर्ण, अलंकार, ब्रह्म भंजन, रस रूप, दृग शतक, विजय विनोद और गोपी पचीसी। तो यह थे महत्वपूर्ण कवि हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कालिदास त्रिवेदी को देख लेते हैं क्योंकि इनकी एक रचना कालिदास हजारा से तथ्य लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। कालिदास त्रिवेदी, इनकी रचना कालिदास हजारा है और 1424 से 1719 तक के बीच के 212 कवियों का 1000 पद्यों में संग्रह इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रताप शाही को देख लेते हैं। इनकी रचना है व्यंगार्थ कौमुदी, 1825 ईस्वी इनका समय है। इसमें शब्द शक्ति, अलंकार स्वरूप तथा व्यंग्यार्थ के महत्व का विवेचन किया गया है। नायक नायिका भेद भी मिलता है। इसके अलावा बात करें इनकी रचना काव्य विलास की, इसमें काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति आदि का विवेचन किया गया है। प्रकाश एवं 411 पद देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। और कोई इम्पोर्टेंट कवि नहीं है। ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो वहाँ से आप इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा।
अब देखते हैं प्रमुख रीति सिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। सबसे पहले देख रहे हैं हम सेनापति को। इनका समय है 1589 ईस्वी। इनकी दो रचनाएं हैं, कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित्र रत्नाकर में रामकथा का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें 5 तरंगे हैं और 394 छंद हैं। 1 मिनट मैं जूम कर देती हूँ। इसमें षड्ऋतु वर्णन है, श्रृंगार वर्णन एवं नक्सिक सौंदर्य का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा काव्य कल्पद्रुम रीति ग्रंथ हैं। बात करते हैं बिहारी की। इनकी एक ही रचना है, बिहारी सतसई। दोहा छंद में रचित एक मुक्तक काव्य है और कुल 719 दोहे हैं, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 मानी है। 713 में लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक हैं। रसनिधि की बात करते हैं, जिनका पूरा नाम पृथ्वी सिंह भी है। समय है 1603 से 1660 ईस्वी। रचना है इनकी रतन हजारा, जो कि बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह है। अधिकांशतः इसमें नीति, श्रृंगार एवं भक्ति परक दोहे हैं। रसनिधि सागर है। इस रचना पर फारसी का प्रभाव माना जाता है। इनकी अन्य रचनाओं में विष्णुपद कीर्तन है, गीति संग्रह है, कवित्त है, बारहमासा है, हिंडोला है और अरिल्ल है। इसके अलावा नृपशंभु की बात करें तो नक्सिक वर्णन इनकी रचना है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवि नहीं है, इनसे कम ही प्रश्न बनते हैं। पजनेस को देखते हैं। पजनेस प्रकाश इनकी रचना है और पजनेस की फुटकर कविताओं का संग्रह है। फारसी शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रमुख रीति मुक्त रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख रीति मुक्त रचनाकारों में सबसे पहले घनानंद आएंगे। उनका समय है 1689 से 1739 ईस्वी। इनकी रचना है, सबसे पहली रचना वियोग वेली। इसमें श्रृंगार चित्रण है और फारसी छंदों का प्रयोग हुआ है। इश्कलता इनकी रचना है, प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण है, उर्दू और पंजाबी शब्दों की बहुलता है। प्रीति पावस में वर्षा वर्णन है। प्रेम पत्रिका में श्री कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध पत्र हैं और श्री कृष्ण के भक्ति और विनय के पद हैं। 1000 से अधिक पद देखने को मिलते हैं। और एक और रचना है इनकी कृष्ण कौमुदी। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण मिलता है। इसके अलावा कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, वृंदावन मुद्रा, रस वसंत, सुजान सागर, सुजान हित इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। इसके अलावा अगर बात करें आलम की, तो इनकी एक रचना है आलम केली और इसमें प्रेम के संयोग वियोग पक्ष की भावनात्मक अभिव्यक्ति करने वाला यह मुक्तक काव्य है। बात करें बोधा की, इनका समय है 1747 ईस्वी और इनको बुद्धिसेन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो रचनाएं हैं, विरह वारिस बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सूफी कवि आलमकृत माधवानल काम कंदला पर आधारित प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है। इसके अलावा इश्क नामा प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है। ठाकुर की बात करें, जिनका समय है 1766 से 1833 ईस्वी। इनकी रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। दोनों में प्रेम का स्वच्छंद चित्रण देखने को मिलता है। और एक और कवि हैं रीति मुक्त काव्य धारा के द्विजदेव, जो कि राजा मानसिंह हैं। इन्हीं का नाम द्विजदेव है। समय है 1820 से 1869 ईस्वी। इनका रचना है एक श्रृंगार लतिका सौरभ। बसंत पर लिखे गए 33 पद्य हैं इसमें और श्रृंगार 32 है। श्रृंगार प्रकृति एवं श्रृंगार का वर्णन मिलता है। माफ कीजिएगा, श्रृंगार 32 में प्रकृति एवं श्रृंगार का वर्णन मिलता है। अब देखेंगे हम रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को। रचनाकारों की ये पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, पूछी जाती हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं, जितनी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में है, तो ये सभी आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। यहाँ से इन सबको याद रख कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले चिंतामणि की पंक्तियाँ देखते हैं। यही उदाहरत है तीन्हे जे परे मोह महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन ते न परे कबहू जम घेरे। ठीक है।
मतीराम की पंक्ति है, यह पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगिनी चारु गोराई, आखिन में अलसानी चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई। ये पहली पंक्ति तो पूछी जा चुकी है, हो सकता है अगली बार ये दूसरी पंक्ति पूछ ले। ठीक है, और पंक्तियां इनकी देख लेते हैं। क्यों इन आखिन सौ निहंसक, हवे मोहन को तन पानी पीजे, ने को निहारे कलंक लगे, यह गांव बसे कहूँ कैसे के जीजे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ग्रंथ में जितनी भी पंक्तियां दी गई हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। परीक्षाओं में उन्हीं से प्रश्न बनाने वाले प्रश्न बनाते हैं। एक और पंक्ति है, केली के राती अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, प्यासी लगी को पानी दे जाइयो, भीतर बैठी के बात सुनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूषण की पंक्ति है यह, इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। ये पूछी जा चुकी हैं पंक्तियां। इसके अलावा पंक्ति है, तेज अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिक्ष वंश पर शेर शिवराज है। इंपॉर्टेंट है, यह पूछी जा चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति है, भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धक, सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की, मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीस, खोटी भई संपत्ति चकत्ता के घराने की। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुलपति मिश्र की पंक्तियां। जामिनी जाम की कौन कहे, जुग जात न जानिए ज्यों छीजे, आनंद यो उमगियो रहे पिय मोहन को मुख देखी वो कीजे। देव की ये पंक्तियां तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछी जा चुकी हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह यूजीसी नेट की परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है और अन्य परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। देव की एक और पंक्ति है, डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झंगूला सोहे तन छवि बारी। देव बसंत का चित्रण बहुत ही अच्छा किया गया है इसमें। यह भी पंक्तियां परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एक पंक्ति है इनकी पूछी जा चुकी है, झहरी झहरी झीनी बूंद है परति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। ठीक है, तो यहाँ से पंक्तियां आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एक एक पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार में धाय धसी निर्धार हुए, आय फसी उकसी न धधेरी, री अंगराय गिरी गाहिनी, गही फेरे फिरी न घिरी न घेरी। यह भी देखते हैं। आगे देखते हैं, तोष निधि की पंक्तियां देख लेते हैं। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारस मैं छवि छाई, पूरी अनेक पदार्थ जे जही मैं परमारथ स्वार्थ पाई। ये पंक्तियां अगर दे दी जाएं और ऑप्शन में भूषण हो तो आप भूषण लगा के आ जाएंगे, लेकिन है ये तोष निधि की। ठीक है, यहाँ पर भूषण शब्द लिखा हुआ है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसको याद रखिएगा कि ये तोष निधि की है। भिखारीदास की पंक्तियां देखते हैं। भिखारीदास की पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं परीक्षाओं में। एक तो यह पंक्ति पूछी जा चुकी है कि काव्य की रीति सीखी सु कविन सो, देखी सुनी बहु लोक की बातें, यह पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, और पंक्तियां देख लेते हैं। नई पंक्तियां, वाह घरी ते सान रहे, न गुमान रहे न रहे रघुराई सुघराई, दास न लाज को साज रहे, न रहे तन को घर काज की घाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और पंक्ति इनकी पूछी जा चुकी है, आगे के सुकवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पारस्यो पै अति प्रवाट जु होई, ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिले सट विधि कहत वखानी। इंपॉर्टेंट है यह पंक्तियां सभी, आप नोट कर लीजिएगा। रसलीन की यह पंक्ति पूछी जा चुकी है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। एक और पंक्ति देख लेते हैं इनकी, धरती न चौकी नग जरी, याते उर में लाए, छाह परे पर पुरुष की जनितीय धर्म नशाए। पद्माकर की पंक्तियां देख लेते हैं इनकी, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसायोगे, दिल्ली दहपट्टी पटना हो को झपट करी, कबहुक लत्ता कलकत्ता को उड़ावेगे, फागु के भीर अबीरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। ये पंक्ति पूछी जा चुकी है, यह इंपॉर्टेंट है,
आप नोट कर लीजिएगा। फागु के भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की झोरी। यह पूछा जा चुका है। ठीक है, एक और है कि छीन पीतम्बर कमर ते सुविदा दई मोड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आए खेलन होरी। यह भी पूछी जा चुकी हैं। ये दोनों पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक पंक्ति है दूल्हा की, जो या कंठाभरण को कंठ करे चितलाए, सभा मध्य शोभा लहे अलंकृति ठहराए। प्रताप शाही की पंक्तियां, चलिए कोई बात नहीं, इनको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेनी प्रवीण को देख लेते हैं। बेनी प्रवीण की पंक्ति है, भोर ही न्योती गई थी तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिनी गोरी, अधिक राति लो बेनी प्रवीण कहा डिग राखी करे ब्रजजोरी। इसमें तो नाम आ गया है तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहली पंक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूरत मिश्र की पंक्तियां हैं, चलिए कोई बात नहीं। सेनापति के देख लेते हैं। सेनापति पूछे जा चुके हैं, यूजीसी नेट 2015 में 2019 में पूछे जा चुके हैं, तो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। बाली को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी, रूप विकराल को। बिहारी की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। बिहारी सतसई की तो सभी लगभग पंक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन बिहारी सतसई को ज़्यादा हम पूरा तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं उन्हें हम जरूर देख सकते हैं। पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बधियों आगे कौन हलाल। इनमें अलंकार पूछा जाता है। बिहारी की पंक्तियों में अधिकतर देखा जाए तो अलंकार पूछा जाता है। इस पंक्ति में अनुक्ति अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होय। असंगति अलंकार है। एक और पंक्ति है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन से दैन कहे नट जाए। उसके अलावा एक यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है अलंकार की दृष्टि से, पत्रा की तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। इस पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि जो नायिका है उसके रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उसका रूप इतना, मतलब वो इतनी सुंदर है कि उसके घर में हमेशा पूर्णिमा के जैसी उजियाला उजियाला रहता है। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि दिन हुई है या रात हुई है। तो दिन का पता लगाने के लिए उन्हें पत्र देखना पड़ता है, पत्र यानी कैलेंडर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और पंक्ति है इनकी, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। यह पूछी जा चुकी है पंक्ति। ठीक है, एक पंक्ति देखते हैं, आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राती, साहस कह के नेह बस सखी सबे डिग जाती। और एक यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति। तो इसमें भी अलंकार पूछा जाता है। कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। एक पंक्ति है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ठीक है, और एक पंक्ति देखते हैं, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो वहे वा जमुना के तीर। तो यह थी बिहारी की पंक्तियां, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ और पंक्तियां देख लेते हैं बिहारी की पंक्तियों में। एक पंक्ति है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर यह पाए बौराए। एक पंक्ति है, तोपर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ठीक है, रसनिधि की पंक्ति है, चतुर चितेरे तो सभी, लिखत नहीं ये ठहराए, कलश छुअत कर अंगुरी कटि कटाछन जाए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आलम की देख लेते हैं। आलम की पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। आलम की पंक्ति है, दाने की न पानी की न आवे शुद्ध खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाना है, दिल से दिलासा दीजिए हाल के न ख्याल हो जे, बेखुद फकीर या आशिक दीवाना है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है यह पंक्ति। ठीक है, रात के उनीदे और साते मदमाते राते, अति कजरारे दृग तेरे यूं सुहाते है।
घनानंद की पंक्ति देख लेते हैं। गुरनी बतायो राधा मोहन हो गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, जमुना के तीर केरी कोलाहल भीर ऐसी, पावन पुलिन पे पतित परे रहिरे। शुक्ल जी के बुक से यह पंक्तियां हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक और पंक्ति है घनानंद की। अति सूधो स्नेह को मारक है, जहाँ नेको सयानप पाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन पो, झिझके कपटी सो निसाक नहीं। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मोरे कवित्त बनावत। ये पूछी जा चुकी हैं, यह भी पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, जितने भी हाईलाइट पंक्तियां हैं ना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। जो जो पंक्तियां पूछी जा चुकी हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, यह भी पूछी जा चुकी है। बोधा की पंक्ति है। अति खीन मृणाल के तारहु ते ही ऊपर पाँव दे आवनो है, सुई बेह के द्वार सके न तहाँ परितीति को टाड़ो लदावनो है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धानो है, पूछी जा चुकी पंक्ति है। ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, ठाकुर बुंदेलखंडी की पंक्ति है कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोग कवित्त की वो खेल करी जानो है। यानी कि लोगों ने कविता करना एक खेल समझ लिया है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुर्बे में नेको न मुरके, नीति देव देनवारे हैं मही के महिपालन को, हिये के विशुद्ध हैं सनेही साचे उर के। यह भी पूछी जा चुकी है पंक्ति, इंपॉर्टेंट है। द्विजदेव की पंक्ति है। बोली हारे कोकिल बुलाए हारे केकीगण। इसके अलावा है सीखे हारी सखी सब जुगति नई नई, इंपॉर्टेंट है। भले बुरे सब एक सम, ज्यों लौ बोलत नाही, जान परत है कागपिक ऋतु बसंत की माही। इंपॉर्टेंट है, यह पंक्ति पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हितहु को कहिए न तेहि, जो नर होय अबोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध। तो यह थी पंक्तियां। कुछ अन्य पंक्तियां भी देख लेते हैं जो कि अन्य इतिहास ग्रंथों से ली गई हैं। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, अर्थ शब्द ताको कवित कहत विबुध सब कोय। चिंतामणि की पंक्ति है। काव्य शास्त्रीय विवेचना है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मतिराम की पंक्ति है। ज्यो जो निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों निकरे सी निकाई। इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। भूषण की पंक्ति है। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। इसके अलावा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और पंक्ति जो पूछी जाती है वह है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट थी। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है। आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भिखारीदास की पंक्ति है। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तर मध्यम अधम से तीन भांति को लेख। ठीक है, उसके अलावा अधर मधुरता, कठिनता कुछ, तीक्ष्णता तौर, रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। यह भी इम्पोर्टेंट है और यह पूछी जा चुकी पंक्ति है। ठीक है, इसके अलावा रसलीन की पंक्ति है, यह तो पूछी जा चुकी है। तिय शोषण जो बन मिले भेद न जानियो जात, प्रात समय निशिदोत के दुवो भाव दर्शात। तो यह इस पंक्ति को पूछा जा चुका है। रसलीन की यह पंक्ति है। उसके अलावा पद्माकर की यह पंक्ति पूछी जा चुकी है। हैरथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। एक और पंक्ति है इनकी। जिनके अधीन एते उदित मशाला है, तान तुक ताला है, विनोद के रशाला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाला चित्रशाला है। यह भी इम्पोर्टेंट है इनकी पंक्ति। बिहारी की एक और पंक्ति है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। कीनो हूँ कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी में कौन को लौन। ठीक है, लौन यानी नमक होता है।
इसके अलावा घनानंद की पंक्ति है जो पूछी जा चुकी है, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये, तीछन इछन बान बखान पैनी दसाही ले सान चढ़ावत। तो यह थी रीतिकाल की संपूर्ण क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगली क्लास में रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तो अगली क्लास में हम रीतिकाल के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।